हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग 2 चीजें समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर डिसाइडिंग कैपिटल। आप लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि एक कंपनी के अंदर जब कोई बिजनेसमैन पैसे लगाता है तो जब वो पैसे लगा रहा है किसी प्रोजेक्ट में, किसी एसेट को परचेज करने में, तो वो पैसे कहीं से रेस करने पड़ेंगे, किसी सोर्स से रेस करने पड़ेंगे। तो वो जो सोर्स है वो कभी कोई अकेला सोर्स नहीं होता। से फॉर एग्जांपल कि आपको 20 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं। अब उस 20 लाख रुपए को आप कहीं से लेके आओगे, उसमें से कुछ पैसे आपके पास पड़े होंगे रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में, पिछले साल के बचाए हुए प्रॉफिट के फॉर्म में, और कुछ पैसे आप बैंक से ले लोगे। अब कुछ पैसे आपने लगा दिए, कुछ पैसे बैंक से ले लिए। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो फिर आप कुछ पैसों के लिए शेयर भी इशू कर देते हो। तो इस तरीके से हम अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमने कुछ लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म डेट ले लिया, कुछ इक्विटी शेयर इशू कर दिया, कुछ रिटेन अर्निंग कर ली। इस तरीके से एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है और हम उस पैसे को जहां पे हमें इन्वेस्ट करना है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पे पहला पॉइंट लिखा है, इट रिफर्स टू काइंड एंड प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग फंड। अब सबसे पहली बात होती है काइंड की। काइंड को मैंने अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, हाईलाइट क्यों किया हुआ है? काइंड से मतलब है कि आप किस तरह का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म डेट और यू आर गोइंग फॉर इक्विटी और यू आर डूइंग रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि किस तरीके का सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो पैसा रेस करने के लिए। ये हो गया काइंड। प्रपोर्शन का मतलब हो गया कितना इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपको 20 लाख रुपए रेस करने हैं तो क्या आप 10 लाख रुपए डेट से और 10 लाख रुपए इक्विटी से ले रहे हो, या फिर आप 15 लाख रुपए डेट से और 5 लाख रुपए इक्विटी से ले रहे हो। तो प्रपोर्शन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और कंपनी की सिचुएशन के ऊपर। तो पहला क्या हो गया कि काइंड और प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी फॉर रेजिंग फंड, आप कितना कितना इस्तेमाल करते हो। इट इज वाइज टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट थ्रू लॉन्ग टर्म डेट्स। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो उन फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए आप लॉन्ग टर्म डेट्स का इस्तेमाल कर लो। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट से मेरा मतलब है कि बैंक से लोन ले लो। अब आप बोलोगे सर बैंक से लोन ले लें फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए तो कौन सी बहादुरी है, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, हर सोर्स का कोई ना कोई कॉस्ट तो होने ही वाला है। ये तो है नहीं कि किसी भी सोर्स से आपको फ्री में पैसा मिल जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो आपका बचाया हुआ पैसा है। तो इस बात को यहां इसलिए बोला गया, तो जब आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो ना तो उस लोन में एक बेनिफिट आपको मिलता है क्योंकि आप उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हो, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो आपको टैक्स डिडक्टेबल बोला जाता है। यानी कि जब आप टैक्स पे करोगे तो इंटरेस्ट को एज ए डिडक्शन दिखा सकते हो कि आपने लोन लिया था तो वहां पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो प्रेफरेबल माने जाते हैं। अब लिखा है इफ जेस्टेशन पीरियड इज लॉन्गर इक्विटी शेयर इज सुटेबल। अब यहां पे बोल रहा है कि अगर जेस्टेशन पीरियड लंबा है, मतलब ऐसा है कि भाई आपको 8 साल 9 साल 10 साल तक का आपने लोन लेके रखा हुआ है, तो इतना लंबा अगर लोन लेके रखा हुआ है फिर ऑब्वियसली आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपने इतना लंबा लोन ले लिया और आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो बेहतर है कि फिर आप इक्विटी शेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई आपने शेयर इशू कर दिया। अब शेयर के ऊपर तो आपको डिविडेंड तभी देना पड़ेगा जब आपका मुनाफा होगा। आप उनसे साफ साफ बोल दोगे भाई जब मुनाफा होगा तो आपको मैं उसका हिस्सा दूंगा। तो थोड़ा सा ये बेहतर हो जाता है अगर आपका जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग है। एंड लास्ट, सोर्स ऑफ फंड का जो सिलेक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ फंड के ऊपर। अभी आपने खुद ही देख लिया यहां पे कि मैं डेट को चूज कर रहा हूं या फिर मैं इक्विटी को चूज कर रहा हूं, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है कि किससे मेरे पे कॉस्ट कम आ रही है। अगर डेट से भाई मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और इक्विटी से रेस करने पे मेरा जो भी कॉस्ट बन रहा है वो 8% बन रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं इक्विटी पे चला जाऊंगा या मैं दोनों का मिक्स चूज कर लूंगा। तो अल्टीमेटली जहां से आपको कॉस्ट कम पड़े, जिस फंड को रेस करने में आपको कॉस्ट कम पड़े, वो फंड बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर डिसाइडिंग कैपिटल। और लास्ट जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज एसेंशियल ऑफ अ गुड फाइनेंशियल प्लान। ये तो इतना इजी है कि इसको आप खुद से भी लिख सकते हो, बट फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख दिए हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होता है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी,
जो भी फाइनेंशियल प्लान आप बना रहे हो दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू अ लेमैन। इतनी आसान भाषा में होना चाहिए कि एक लेमैन भी उसको समझ सके, है ना, कि क्या बात बोली जा रही है, क्या फ्यूचर के लिए प्लान बनाया गया है। देन फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है कि आप भविष्य को लेके चलते हो, मतलब आज के बारे में तो आप जागरूक हो, आज के बारे में तो आपको सारा कुछ पता है, आप अवेयर हो, लेकिन आज के साथ साथ आप फ्यूचर को भी देख के चल रहे हो कि जो आपका फाइनेंशियल प्लान है वो आपको आज तो बेनिफिट देगा ही देगा, लेकिन फ्यूचर में लंबे समय तक आपको वो बेनिफिट देता रहेगा। तो हमारा फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए, जो हमें आज और आने वाले कल दोनों में फायदा पहुंचाता रहे। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो होता क्या है ना कि हम लोग प्लान तो बना लेते हैं, हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया कि अब से 10,000 रुपए एसआईपी में हर महीने डालूंगा और मेरी 50,000 रुपए की सैलरी है, 50,000 रुपए की सैलरी में से 10,000 रुपए मैं हमेशा एसआईपी में डाल रहा हूं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हो सकता है किसी मंथ मुझे किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, अब मैं 3-4 महीने तक पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरा प्लान ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको अगर चेंज भी करता हूं या अगर चेंज कर रहा हूं तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, है ना, वो मेरे फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करेगा। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि इमरजेंसी के टाइम पे आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि आप फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए रेडी हो, यानी कि प्रोविजन फॉर फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग कर लेना। कंटिंजेंसी तो कभी भी अराइज हो सकती है ना, हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आपने प्रेडिक्ट किया ही नहीं था और वो अराइज हो गई, तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी अगर आप फाइनेंशियली रेडी हो, आपके पास इनफ वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल प्लान अच्छा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने उसका मतलब समझ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, एसेंशियल्स पढ़ लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म सोर्सेस पढ़ लिए और लॉन्ग टर्म सोर्सेस पढ़ लिए। आई होप मैंने इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ मिसिंग है, यू जस्ट कॉमेंट हियर, कुछ भी ऐसा होगा तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, बाय बाय, टेक केयर।